हेलो एवरीवन, नमस्कार। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पर। साथियों, अगर आप स्टूडेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जीके, जीएस, जीए के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, अपने से लिए गए प्रश्न नहीं है। एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर सी है कनिष्क को, ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन को। तो समुद्रगुप्त को, बेसिकली समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त जो है वो भारत का नेपोलियन है। भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहास में वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को सैन्य विजयों और वीरता के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। ये भी ध्यान रखिए कि कहा किसने था। तो वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों की वीरता के कारण जो है उन्हें भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है ना। भारत का नेपोलियन जो है वीए स्मिथ ने, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है वो भारत का नेपोलियन है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौर मंडल जो है हमारा, जिसपे हम हैं, तो सौर मंडल का जो ग्रह है सबसे गर्म ग्रह कौन सा कहा जाता है? मोस्ट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप क्वेश्चन का लेवल देख के ही बता सकते हो। ऑप्शन है ए मरकुरी, ऑप्शन नंबर बी है मार्स, ऑप्शन नंबर सी है वीनस, ऑप्शन नंबर डी है स्टर्न यानी कि शनि। तो सही उत्तर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये आता है तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वीनस। वीनस नामक जो ग्रह है वो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है। शुक्र के वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण वहां ग्रीन हाउस प्रभाव ज्यादा होता है, जिसमें सूर्य के सबसे करीब होने के कारण ये क्या होता है? सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष, डी है 2 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका 2 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता। इसके लिए 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, हर 2 साल में होते हैं, और नए जो सदस्य आते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल बेसिकली 6 वर्षों का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। राज्यसभा में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर इनमें से किसी का भी आंसर आपको पहले से आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं सारे कमेंट रीड करता हूं। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है ए तांबा, बी है मैग्नीशियम, सी है लोहा, डी है जस्ता। सही उत्तर हो जाएगा इसका आयरन। हीमोग्लोबिन रक्त की लाल कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इनमें लोहा मौजूद होता है और ये शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचयिता, गीत गोविंद यानी कि गीत गोविंद जो है उसके रचयिता कौन कहे जाते हैं? ठीक है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है एमपी पुलिस के। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए जय गुरुदेव, ऑप्शन नंबर बी है कबीर दास, ऑप्शन नंबर सी है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी है कालिदास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जयदेव। जयदेव 12वीं शताब्दी के संस्कृत कवि थे। गीत गोविंद ने भगवान कृष्ण का जो है इसमें प्रेम का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गीत गोविंद कहा जाता है और इसे जयदेव ने लिखा था। ठीक है ना। आई बात समझ में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी है गोदावरी नदी, सी है गंगा नदी, डी है सिंधु नदी।
सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर है, और यह भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी कि सबसे पवित्र नदी तो गंगा नदी, सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी, ठीक है ना। चौड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, चौड़ा होना अलग है और लंबा होना अलग है, तो इन दोनों में आप अंतर ध्यान रखिएगा। और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ए है 1 दिसंबर को, बी है 2 दिसंबर को, सी है 5 जून को, डी है 15 अगस्त को। सही उत्तर हो जाएगा इसका 2 दिसंबर को। दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, कंप्यूटर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है बिहार, डी है गुजरात। सही उत्तर हो जाएगा इसका राजस्थान। 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा पहली बार पंचायती राज व्यवस्था बेसिकली लागू की गई थी, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वप्रथम जो है राजस्थान में लागू की गई थी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री का जवाहरलाल नेहरू थे उसमें, जब पहली पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, और ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और क्लास जो है, ये सारी क्लास जो आप इतनी ईजिली देख पा रहे हैं यूट्यूब पे, इसको तैयार करने के लिए बहुत मेहनत लगी है, इसीलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं इस चैनल को। और हर रोज़ हम आपके लिए कुछ बेहतर क्लासें लेके आया करेंगे, तो हर रोज़ हमारे वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखा करें, ताकि ये एक मोटिव मिल सके हमें वीडियो बनाने में और आपको देखने में, और वीडियो से आप कुछ सीख सकें, ताकि हम अच्छा कंटेंट दे पाएँ। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं इस चैनल को, और क्वेश्चन को, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और प्रैक्टिस निरंतर इस पे जरूर करते रहें। इस वीडियो का लाभ ये होगा, और इस प्रश्न प्रैक्टिस सेट का लाभ ये होगा जब आप डेली इस पर प्रैक्टिस करते हो। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद से, बी है भागवत गीता से, सी है मुंडकोपनिषद से, डी है रामायण से। सही उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते, देखिए अगर हम नोट देखेंगे या सिक्के देखेंगे तो नीचे लिखा होता है, ये गोल सिक्के के नीचे सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की जीत होती है। यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जिसे देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है। ये बेसिकली एक देवनागरी लिपि में इसे लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस पावर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है राइबोसोम को, बी है लाइसोसोम को, सी है माइक्रोकांडिया को, डी है केंद्रक को। सही उत्तर हो जाएगा इसका माइक्रोकांडिया को। माइक्रोकांडिया में कोशिकीय श्वसन ऊर्जा दर यानी कि ATP का उत्पादन होता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है ए दक्षिण भारत का, बी है उत्तर भारत का, सी है पूर्वी भारत का, डी है उत्तर पूर्व का। सही उत्तर हो जाएगा उत्तर भारत का। कथक जो है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और राजस्थान का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द का अर्थ है कथा कहना। कथक शब्द का बेसिकली अर्थ होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, कथक को बेसिकली कथा कहना कहा जाता है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कथक कहाँ का शास्त्रीय लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का कथक जो है वो राष्ट्रीय लोक नृत्य है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मोस्ट चीज़ें हैं, कोई फालतू की चीज़ें नहीं है, मोस्ट चीज़ें हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का ऐसा कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन है ए ध्रुव तारा, बी है प्रोक्सिमा सेंटोरी, सी है सूर्य, डी है सीरियस। सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। सूर्य भी एक तारा है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित है। सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकटतम जो तारा है वो प्रोक्सिमा सेंटोरी है। वो प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है वो सूर्य
सूर्य के सबसे निकटतम का तारा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सूर्य एक तारा है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित है। सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सिटोरी है। आई बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न आ रहा है, प्रकाश के परावर्तन का नियम कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने नियम हैं। ऑप्शन है आपके 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, सी है 3, डी है 4। सही उत्तर होता है 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण परावर्तित किरण के अभिलंब यानी कि एक ही सरल में होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। जेन्युइन ये प्रश्न का उत्तर आपको आना चाहिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी। अधिकार भारत का जो राष्ट्रीय खेल अभी घोषित प्रॉपर तरीके से हुआ भी नहीं है, लेकिन ये ऐतिहासिक उपलब्धियों और लोकप्रियता के कारण हॉकी को जो है भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। ऑप्शन है ए 78%, बी है 21%, सी है 0.3%, डी हो जाएगा 0.09%। सही उत्तर हो जाएगा 21%। वायुमंडल में सबसे नज़दीक जो है वो नाइट्रोजन है जो कि 78% है। इसके बाद ऑक्सीजन जो कि 21% है का स्थान बेसिकली है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जीडी में कई बार पूछा गया है, एमपी पुलिस में कई बार पूछा गया है, यूपी पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। हु वाज द राइटर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी है सरदार पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह पुस्तक 1944 में अहमदनगर किले की और नज़रबंदी के दौरान लिखी थी 1944 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन है ए 1915 में, बी है 1917 में, सी है 1919 में, डी है 1921 में। सही उत्तर हो जाएगा 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। ध्यान रखना है आपको कब हुआ था, 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। किसने करवाया था, जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने बेसिकली 1919 निहत्थे लोगों पे गोली चलवा दिया था, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से बेसिकली बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन है ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B1, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 थायमिस की कमी से मांसपेशियों की कमजोरी और तंत्रिका संबंधित बाधाएं होती हैं, जिसे बेरी बेरी रोग कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, यानी कि भारत का जो समय है ये समय कहाँ से लिया गया है मानक समय। ऑप्शन नंबर है ए दिल्ली से, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई से, ऑप्शन नंबर सी है इलाहाबाद से, ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई से। सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज से। भारत का मानक समय बेसिकली 8.2.5 जो है पूर्वी देशांतर से उत्तर मध्य प्रदेश के प्रयागराज मिजोरम के पास गुजरती हुई रेखा से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था। आपके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है महात्मा गांधी, डी है लाला लाजपत राय। सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने देशवादियों को अपनी स्वतंत्रता के अंतिम प्रयास हेतु यह नारा दिया था, करो या
मरो। करो या मरो का नारा बेसिकली गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पे। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इसीलिए हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर दें। यही यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पाते रहिए।